सो बेसिकली हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या किया था, आयनिक रेडियस तक कंप्लीट कर लिया था ना। यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयनिक रेडियस की जब बात हो जाती है तो अपने पास क्या आ जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता ही है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए चूंकि साइज भी वैरी करती है, ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी आपकी वैरी करेगी। ठीक है। तो जनरल एक ट्रेंड लिखे अगर हम लोग, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along द सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज और पीरियड कह सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली जो होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है। क्योंकि साइज भी डिक्रीज करता है तो इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। बट यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि साइज में काफी ज्यादा वेरिएशन आता है, तो इसके आयोनाइजेशन इंथैल्पी में भी वेरिएशन आएगा। तो हम यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं ब्रैकेट में, हाउएवर irregular trend, however irregular trend in the first ionization energy of 3D metals is due to is due to irregularity in electronic configuration, irregularity in electronic configuration। कोई हाफ फील्ड में ज़्यादा स्टेबल हो जाता है तो उसके पहले वाले जो होता है उसके बाद वाला जो होता है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाता है और वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो इरेगुलरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4s एंड 3D ऑर्बिटल्स। इज दैट क्लियर? जैसे आयरन और क्रोमियम की बात करेंगे तो जो क्रोमियम होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड में, तो इस वजह से उसका ज़्यादा हो जाएगा और आयरन का कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके। अब हम बात करेंगे इन अ ग्रुप। ग्रुप में जब बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, 3D। 3D में क्या होता है बेसिकली, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। जब ये 4D में जाएगा तो क्यों, क्योंकि साइज वेरी करता है। और 4D से 5D में जाएगा तो भी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा क्योंकि साइज क्या हो जाएगा, वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5D। ठीक है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे Hg है, Hg में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट, ये बस डेटा लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए, 1007 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पे लैंथेनम की जब बात करते हैं तो यहाँ पे ये लोएस्ट हो जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि कितना होता है, 540 किलो जूल पर मोल। तो इस डेटा को ध्यान में रखिएगा। 3D से 4D सीरीज में जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है क्योंकि इसका साइज भी जो होता है ना वो क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। एफ, आपने पढ़ा होगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, शील्डिंग इफेक्ट, वो एस का सबसे ज्यादा होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होता है, इसी वजह से। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, व्हाई आर यू लेट? सर वो खाना खा रहा था। अच्छा चलिए, ये अभी बस आयोनाइजेशन इंथैल्पी लिख लीजिए। डन।
Done, everyone? We know. Done, sir. Okay. So this was about ionization enthalpy. Now come to oxidation state. सो यू नो दैट जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट की जब बात होती है ना, तो ये डी ब्लॉक एक ऐसा एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, और सारी चीजों के तो थोड़ा सा कम होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वैरी कोई करता है ना, तो वो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट ही सबसे ज्यादा वैरी करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट शो variable oxidation state, variable oxidation state except first and last, except first and last of 3D सीरीज। बेसिकली ये 3D सीरीज की बात कर रहा है। फर्स्ट और लास्ट जो होता है बेसिकली वो आपका सेम होता है, मतलब एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। ड्यू टू, ये भी क्यों करता है, ड्यू टू सिमिलर एनर्जीज ऑफ ns and n minus 1d electrons, ns and n minus 1d electrons. Now see इसका जब देखेंगे आप तो चूंकि फर्स्ट की जो बात कर रहा है वो स्कैंडियम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, स्कैंडियम की। और स्कैंडियम का आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है पता है आप लोगों को? ये स्कैंडियम हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा, टाइटेनियम आ जाएगा, वेनेडियम आ जाएगा, उसके बाद क्रोमियम आ जाएगा, उसके बाद मैंगनीज आ जाएगा, उसके बाद आयरन आ जाएगा, उसके बाद आयरन के बाद क्या आता है, कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकल, निकल के बाद कॉपर, कॉपर के बाद जिंक, कॉपर के बाद अपने पास आ जाएगा जिंक। अब देखिए यहाँ पे स्कैंडियम की जब बात करते हैं तो इसका वेरिएब एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जो कि +3 होता है। ठीक है, वहीं पे बात करें जिंक की, तो जिंक का भी एक ही होता है जो कि क्या होता है, +2 होता है। बाकी सारी चीजों का लिख रहा हूँ, आप खुद ही देखिएगा कि टाइटेनियम जो होता है आपका +2 +3 +4 में एग्जिस्ट करता है। वेनेडियम की बात करें तो +2 +3 +4 +5 में भी शो करता है। क्रोमियम की बात करें तो +2 +3 +4 +5 +6 तक शो करता है। मैंगनीज सबसे ज्यादा शो करता है, +2 +3 +4 +5 +6 और +7 तक मैंगनीज शो करता है। जबकि आयरन की बात करें हम, आयरन तो आयरन जो है +2 +3 +4 +5 में एग्जिस्ट नहीं शो करता, और कहीं कहीं ये +6 में शो करता है आयरन। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब भी नो। Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, कि कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट भी +2 में शो करता है, +3 और ये +4 में। और निकल की बात करें तो +2 +3 और ये भी +4 में शो करता है। और कॉपर +1 और +2 में शो करता है। बस ये जो है आपका क्या नाम है, जिंक और स्कैंडियम, इट इज ओनली वन विच डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी सब ऐसे एग्जिस्ट करते हैं और ऐसे शो करते हैं। Done, sir. वेरी गुड। और ये जो RU होता है, रुदेनियम कहते हैं जिसे, रुदेनियम, RU। और एक होता है ऑस्मियम, OS। ये बेसिकली +8 भी शो करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक हो जाए तो बताइएगा। डन। हो गया। ओके, सक्षम। Yes, sir. चलिए,
अब देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं तो यहाँ पे बात आती है ट्रेंड्स इन। आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं ना? बताइए, सक्षम आप बोलिए। यस सर। डन। ठीक है। तो देखिए आपको याद होगा m+2/m का मतलब ये होता है कि ये रिडक्शन में जा रहा है। ठीक है, रिडक्शन, और यहाँ पे आ जाएगा आपका m+2/m स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे तो बेसिकली ई नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और नॉट लग गया तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि वोल्ट में दे रखा है अलग अलग एलिमेंट्स के, सारे एलिमेंट्स के। जैसे यहाँ पे ले लेंगे हम लोग टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और ये रहा आपके पास जिंक। ठीक है, क्योंकि वो वाला नहीं लिया हम लोग स्कैंडियम, क्योंकि वो +3 में एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं फिलहाल वो क्या है, +2 से m में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग सीधे सीधे। सबसे पहले देखिए m+2/m, यानी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको याद हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। तो IUPAC ने रिडक्शन पोटेंशियल को एज अ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया था। इज दैट क्लियर? याद आया अभिनव, सक्षम? यस। वेरी गुड। अब देखिए याद ना है तो बता दीजिएगा। यहाँ पे इसका वैल्यू देखा गया तो इसका वैल्यू -1.63 है, इसका वैल्यू -1.18 है, इसका वैल्यू -0.9 है, इसका वैल्यू -1.18 है, यहाँ पे वैल्यू 0.44 है, यहाँ पे वैल्यू -0.28 है, यहाँ पे वैल्यू -0.25 है, और यहाँ पे वैल्यू +0.34 है, और यहाँ पे -0.76 है। ये सारी चीजें आपकी वैल्यू है बेसिकली, ये ई नॉट की। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवाया था, जिसमें फ्लोरीन जो होता है मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो लिथियम होता है वो मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। याद आया? यस सर। लिथियम वाले का सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है और फ्लोरीन वाले का पॉजिटिव होता है, अगर आपको ध्यान हो तो। जितना ज्यादा नेगेटिव में होता है वो उतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये सारी चीजें क्लियर होने चाहिए फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जी ठीक है, सर। उसी चीज को कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली ट्रेंड फॉलो होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी ट्रेंड फॉलो नहीं होता है। डी ब्लॉक में बहुत सारे इरेगुलरिटीज आता है, साइज की वजह से आएगा, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी की वजह से हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये काफी ज्यादा वेरिएबल शो करता है, इस वजह से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी एक ट्रेंड फॉलो नहीं होता है, कुछ ना कुछ वेरी करता है, इरेगुलरिटी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे E0 m+2/m। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यूज आर इरेगुलर, वैल्यूज आर इरेगुलर ड्यू टू irregular variation. Wait a minute. Is the screen visible? यस सर। Okay. तो मैं यहाँ कह रहा था वैल्यूज आर इरेगुलर ड्यू टू इरेगुलर वेरिएशन, ड्यू टू इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के वेरिएशन की वजह से ये ई नॉट का वैल्यू भी जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, वैरी वैरी करता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्लस यहाँ पे सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी लिख सकते हैं, एंड ऑल्सो सब्लिमेशन। ध्यान से देखिएगा ये हो क्या रहा है, सब्लिमेशन की बात क्यों की गई है। सब्लिमेशन इंथैल्पीज, सब्लिमेशन इंथैल्पीज विच आर relatively much less for manganese and vanadium। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हमने क्या सीखा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं निकलेगा कि सॉलिड स्टेट में एनर्जी दे दिया और इलेक्ट्रॉन निकल गया। सबसे पहले हमें उससे क्या करना होता है,
आइसोलेटेड गैसियस एटम में ले आना पड़ता है, ठीक है। दैट मीन्स ये आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो मेटालिक होते हैं, मेटल होते हैं, जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी। तो सबसे पहले हम उसे गैसियस आइसोलेटेड स्टेट में ले आएंगे, तो वहां पे किसकी बात होगी, वहां पे सब्लिमेशन इंथैल्पी की बात होगी कि नहीं, क्योंकि सॉलिड से गैस में लाएंगे और उसके बाद गैस में कन्वर्ट करने के बाद उसमें एनर्जी देंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जो कि फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा, सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा। इज दैट क्लियर? Yes. हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे कि मेटल है, मेटल को सॉलिड में है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा IH1, ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें क्या कर दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फिर से यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और एनर्जी दे दिया आयोनाइजेशन इंथैल्पी का, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, M+2 में कन्वर्ट हो गया गैसियस स्टेट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और आ जाएगा कि अगर हमें इसको एक्वस सॉल्यूशन में करना है, तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, अगर आपको पता हो तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, बेसिकली इसको वाटर में डिप कर देंगे और एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, तो ये सीधे सीधे एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन इंथैल्पी। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रेशन इंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है ई नॉट में बेसिकली। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलिए ये सारी चीजें लिखिए। यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ कॉपर के बारे में। कॉपर के बारे में आपने देखा होगा कि कॉपर यहाँ पे एक ऐसा है जिसमें इसका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये पॉजिटिव क्यों आ रहा है, तो कॉपर पॉजिटिव ई नॉट, ऊपर वाला लिख लिया था ना आप लोगों ने ये सारी चीजें। Yes, sir. चलिए, दिस इज बिकॉज हाई एनर्जी इज required to transform copper solid to Cu+2 aqueous, which is not balanced by hydration energy. ऊपर का यहाँ तक लिख लीजिएगा तो बताइएगा, मैं नीचे एक पॉइंट लिख के फिर एक्सप्लेन करूंगा। Done. अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है कि कॉपर का पॉजिटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव क्यों होता है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखना है, लिखते जाइए आप भी। यहाँ तक लिख लिया क्या आप लोगों ने? Yes, sir. कॉपर जो है बेसिकली सॉलिड में है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, कॉपर को गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स डेल्टा H सब्लिमेशन होगा यहाँ, और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्या होगा, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब जैसे ये गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, तो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, और ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu+ में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत है, तो एक इलेक्ट्रॉन और माइनस कर देंगे, और ये भी क्या होगा, आपका एंडोथर्मिक होगा, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cu+2 में कन्वर्ट हो गया, और अभी भी ये किस में है, गैसेस स्टेट में है। इसके बाद इसको किस में जरूरत है करने की, हाइड्रेशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन में करने की जरूरत है। तो यहाँ पे Cu+2 को बेसिकली हम क्या कर देंगे, Cu+2 एक्वस सॉल्यूशन में जैसे लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में जाता है, ठीक है, जो कि होता है आपका हाइड्रेशन इंथैल्पी। क्या होता है, हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है, जो कि एक्सो होता है। जैसे ये एक्वस फॉर्म में जाएगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सो हो जाएगा, ठीक है। अब आप खुद ही देखिए, यहाँ एंडो,
यहाँ एंडो, यहाँ एंडो, ये सारे एनर्जी जो होंगे, ठीक है, ये सारे एनर्जी क्या होंगे, ये सारे एनर्जी पॉजिटिव में होंगे कि नहीं। और यहाँ पे जब आप देखने आएंगे तो ये किस में होगा, नेगेटिव में होगा। और ओवरऑल आपको याद हो हेस लॉ, तो हेस लॉ में हम क्या करते हैं कि टोटल एनर्जी को ऐड करते हैं तो बचा हुआ इंथैल्पी चेंज इन इंथैल्पी होगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव है ना। Yes, sir. ठीक है, या फिर चेंज इन इंथैल्पी निकालना है तो इनिशियल माइनस फाइनल कर दीजिए, यहां से यहां तक इनिशियल ले लेते हैं और ये एक्सो वाला फाइनल ले लेते हैं, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नहीं। तो इस वजह से इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, और यहाँ लिख सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड इज मच हायर, मच हायर देन, एनर्जी रिक्वायर्ड इज मच हायर देन एनर्जी रिलीज्ड। बेसिकली जो रिलीज करेगा वही तो नेगेटिव में आएगा, तो जो रिक्वायर्ड है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू रिलीज्ड, दैट्स व्हाई इट इज इन पॉजिटिव। Done, sir. वेट अ मिनट प्लीज। डन, वेरी गुड। तो देखिए ये सारी चीजें कॉपर की बात थी। अब यहाँ पे एक सवाल लिख लीजिए जरा। ओफो, एक वाई सी आर प्लस टू reducing and Mn plus 3 oxidizing when both have D4 configuration. Done. Yes, sir. Question लिख मेरे को क्वेश्चन लिख लिया, इसका आंसर कुछ सर आइडिया नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन देने की अलग अलग। सक्षम हो जाएगा ये सवाल आपसे। नो। चलिए यहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम को +2 में लेते हैं। क्रोमियम का जब कॉन्फ़िगरेशन +2 में करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है वाई Cr+2 इज रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का मतलब क्या हो गया, ये खुद ऑक्सीडाइज होगा कि नहीं, यस और नो।
रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद ऑक्सीडाइज हो, Yes, राइट। रिड्यूसिंग का मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होगा दैट मीन्स क्या होगा आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर देगा तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे, चूंकि 24 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 21 बचेगा ना, बताइए। yes sir. 21 बचेगा। हाँ सर, 3 अगर जाएंगे। हाँ, इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है ना। चलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन एक बार कर लेते हैं क्रोमियम का। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा? आर्गन 4s1 3d5। अब इसमें से अपने को यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है। Cr+2 से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे हम लोग, तो आपको पता है कि एक निकालने के बाद एक यहाँ से दो तो ऑलरेडी निकल चुका है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो एक और क्या निकलेगा यहाँ पे? 3d3 बचेगा कि नहीं? ठीक है, 3d3 बचेगा। दैट मीन्स डी में जो होगा आपके पास, जरा ध्यान दीजिएगा, डी में जो होगा 1 2 3। और वहीं पे मैंगनीज जो है, यहाँ पे सवाल देखिएगा, Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया? कि इसका रिडक्शन हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा कि नहीं? यानी यहाँ पे अगर करेंगे आप, तो ये वाला देखिए, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये कन्वर्ट होगा Cr+3 में, और इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट मीन्स ये खुद किस में जा रहा है? एक इलेक्ट्रॉन Mn+3 से ये किस में कन्वर्ट होगा? Mn+2 में। और Mn+2 का जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे देखिए, कंफ्यूज ना होने के लिए डायरेक्ट मैं ये कर दे रहा हूँ, इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d5। ठीक है, तो ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉन, मतलब ये न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अपने को Mn+2 का चाहिए, यानी दो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देना है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जैसे निकाल देंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या बचेगा? यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 3d5। तो यहाँ पे अगर देखिएगा 3d5 में, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए ये हाफ फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे भी हाफ फील्ड है। लेकिन यहाँ जो हाफ फील्ड है ना, वो T2G हाफ फील्ड है। याद आया आप लोगों को? T2G हाफ फील्ड। T2G हाफ फील्ड याद आया आप लोगों को? फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहाँ पे स्प्लिट हो रहा था ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड T2G और EG में। सक्षम? yes यहाँ sir. पे 5 था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? स्प्लिट हो रहा था, दो ऊपर जा रहा था और तीन नीचे आ रहा था, तो नीचे वाला क्या हो जाता? T2G, और ये क्या हो रहा था? EG। तो यहाँ पे अगर ये स्प्लिट होके इसमें भी जब एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड ही तो हुआ। और हाफ फील्ड क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं? इस वजह से Cr+2 जो होता है आपका, वो रिड्यूसिंग होता है, और Mn+3 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है, क्योंकि Mn+2 में ये वाला हाफ फील्ड होता है जो नॉर्मल वाला होता है, और Cr+2 रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे T2G हाफ फील्ड होता है। इज दैट क्लियर अभिनव एंड सक्षम? Yes sir. चलिए इसे लिख लीजिए। सही से लिखिएगा अपने वर्ड में, अगर इधर उधर ना समझ में आए तो अपने वर्ड में भी लिखना सही रहेगा।
डन। Yes, sir. Done. चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की जब बात करेंगे हम लोग, wait a minute. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की जब बात करेंगे तो सबसे पहला अपने पास आ जाएगा डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी की जब बात होगी अपने पास तो डेंसिटी में क्या हो जाता है, लेफ्ट टू राइट डेंसिटी increases. Left to right density increases, as for example titanium, which has a Z equals to 22, to copper, which has a Z equals to 29, increases. Density increases. We can write density increases. बस ये छोटे छोटे पॉइंट है, साथ साथ में लिखते जाइएगा। दूसरा आ जाएगा आपके पास मेटालिक बॉन्डिंग। अब मेटालिक बॉन्डिंग की जब बात करेंगे हम लोग तो यहाँ लिख सकते हैं greater the number of unpaired electron, stronger is the resultant bonding. जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा। It's all points, just write with me. Third point, melting point, melting point and boiling point. यहाँ तक लिख लीजिए, फिर बताइएगा, नेक्स्ट नीचे स्लाइड करके लिखवाएंगे। इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट बहुत है, जो भी दो चैप्टर बचा आपका करे, सरफेस केमिस्ट्री काफी ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है। नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा Done. ये। अभिनव आपका भी हो गया, वेरी गुड। तो अब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। तो यहाँ भी पॉइंट लिख लीजिएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट लिख लेंगे हाई। हाई होता है, जनरली हाई होता है, एक्सेप्ट जिंक,
मर्क्यूरी जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, कैडमियम एंड CN which is copernicium. Accept this due to strong metallic bonds and presence of partially filled d orbital. Presence of partially filled d orbital. इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है, एक्सेप्ट दिस 4. इनको ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट, enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization. अब एटम में चेंज करने में जितना एनर्जी लगे, चेंज इन एंथैल्पी हो, उसे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं. तो यहाँ पे देखेंगे, इट फर्स्ट इंक्रीजेज देन अप टू मिडल या अप टू मिडल लिख लीजिए, अप टू मिड डिक्रीजेज in a series, or you can also write number of unpaired electron directly proportional to enthalpy of atomization. इसे लिख लीजिए. तो बेसिकली इस थ्योरी आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहले ये इंक्रीज करता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, उसके बाद डिक्रीज करता है. और एक बात और, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा. Done, sir. हो गया सक्षम? Yes, sir. नेक्स्ट लिख लेंगे हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी आपको पता है, ये सारे पॉइंट्स तो ऑलरेडी जानते हैं आप लोग. डायमैग्नेटिक किसे कहते हैं? डायमैग्नेटिक होता है नंबर ऑफ, वेट अ मिनट, यहाँ पे डायमैग्नेटिक की बात होती है तो डायमैग्नेटिक में क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जहां भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो डायमैग्नेटिक होता है. और ये रिपेल्ड होता है बेसिकली. जो डायमैग्नेटिक होता है रिपेल्ड बाय मैग्नेट. मैग्नेट से ये रिपेल होता है. ठीक है. उसके बाद हम बात करें पैरामैग्नेटिक की. तो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है? नो नंबर, वेट अ मिनट, डायमैग्नेटिक में क्या होता है? जीरो, नो नंबर, सॉरी, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. वेट अ मिनट, here we have, I got confused about this. हाँ, तो जरा बताइए डायमैग्नेटिक क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं, और यूपी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं. ठीक है. जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है आपका पैरामैग्नेटिक, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसे कहते हैं डायमैग्नेटिक. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. राइट अभिनव, सक्षम, आप लोग Yes, बोल नहीं sir. रहे हैं कुछ भी. और यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे.
तो जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक, जहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। फिर आ जाएगा आपके पास फेरोमैग्नेटिक। तो यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक की जब बात करेंगे तो ये हो जाता है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा आप लोगों ने। और ये अनपेयर्ड, वन और मोर लिख सकते हैं, वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जब बात करते हैं, ये क्या होता है, वीकली अट्रैक्टेड होता है, ये वीकली अट्रैक्टेड होता है। और रिपेल्ड होता है, वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेट, और ये वीकली अट्रैक्टेड होता है और ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है। इट्स जस्ट इंपॉर्टेंट, सब ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाता है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, और इसका यूनिट होता है बीएम, आप लोगों ने पढ़ चुका होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटन कहते हैं। क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटन। और ये एन जो होता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सक्षम। डन सर। और आपको अगर पता होना चाहिए कैट, अब हम बात करेंगे बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। तो सिक्स प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसका, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि जनरली मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, वो डी ब्लॉक वाले ही इन्वॉल्व होते हैं कि नहीं। तो वो क्यों होता है, बेसिकली ड्यू टू सिमिलर साइज, ड्यू टू सिमिलर साइज कॉमा हाई ionic charges on transition matter, on transition matter because of its variable oxidation state। and प्लस पॉइंट ये होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल भी होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसी वजह से ये कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा फॉर्म करता है। एज फॉर एग्जांपल, आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, FeCN का होल 6 raised to the power -3, you can also write MnH2O का होल 4 to the power +2। ये सारे होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होता है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट ही करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम बनते हैं। ठीक है, इससे लिख लीजिएगा। डन डन। अभिनव, चलिए इसके बाद सेवेंथ वाला आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये सारे प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, कैटालाइटिक, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो आपने देखा होगा जनरली, जहाँ पे हम जनरली जहाँ यूज करते हैं, आपने क्लास 10th में हाइड्रोजनेशन में देखा होगा कि कैटलिस्ट जो ले रहे थे हम लोग, निकल प्लेडियम प्लेटिनम ले रहे थे। ये सारे एज जनरली ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कैटलिस्ट के काम भी आते हैं। तो ये एक्चुअल में आता क्यों है, ये भी लिख देते हैं, ड्यू टू देयर अवेलेबिलिटी, ड्यू टू देयर अवेलेबिलिटी, ये ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से होता है, टू अडेप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस। इस वजह से ये बेसिकली किसमें यूज होता है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज भी होता है इसके पास। जैसे आयरन को हम लोग हैबर्स प्रोसेस में यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं, हैबर्स प्रोसेस में यूज करते हैं। अगर आप देखेंगे V2O5 का, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 बनाने के टाइम यूज करते हैं, आपको याद होना चाहिए, पी ब्लॉक में पढ़ा था हमने। फिर PdCl2 जो होता है वैकर्स प्रोसेस में यूज करते हैं, वेट अ मिनट,
वैकर्स प्रोसेस में यूज करते हैं। फिर आपके पास एक और आता है फेमस, TiCl4 प्लस C2H5 का होल थ्राइस Al। इसको हम लोग जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। इसका नाम होता है जिगलर, साइंटिस्ट के नाम पे जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इससे लिख लीजिए। Done. Done. लिख लिया था आप लोगों ने? यहाँ तक कर लिया था? Yes. चलिए, इसके बाद अपने पास ये भी आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। ये जो डी ब्लॉक वाले होते हैं बहुत ही ज्यादा कलर कंपाउंड शो करते हैं। उसका भी रीजन यही है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक्साइट होते हैं, इसी वजह से शो करता है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कलर ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन, यानी डीडी ट्रांजिशन जिसे कहते हैं, डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन। और ये D0 एंड D10, ये अगर दोनों है तो यहाँ कलरलेस शो करेगा, बाकी कहीं भी जाएगा तो वो क्या शो करेगा, कलर कंपाउंड शो करता है अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लेंगे, अलोंग विथ DD ट्रांजिशन, along with DD transition, the phenomenon the phenomena, एक मिनट रुक जाएगा, ये गलत लिख दिया। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ये कलर जो शो करता है ओनली बिकॉज ऑफ इट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि एक्साइट होकर डीडी ट्रांजिशन होता है, एक सबशेल से दूसरे सबशेल में जाता है या एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाता है, तो आपका क्या शो करता है, कलर कंपाउंड शो करता है। एज फॉर एग्जांपल MnO4 माइनस है, ठीक है, ये पिंक कलर का होता है। ठीक है, Cr2O7 माइनस 2 है, ये येलो ऑरेंज होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं येलो ऑरेंज। उसके बाद आपके पास आ जाएगा Fe4, FeCN का होल 6, ये होता है इज ड्यू टू इज ब्लू, ब्लू कलर्ड होता है। अब ये क्यों होता है, ड्यू टू मेटल मेटल पोलराइजेशन, मेटल मेटल पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास AgCl हो गया, AgBr हो गया, वो भी कलर्ड होता है, तो ड्यू टू पोलराइजेशन ही होता है। एज फॉर एग्जांपल ड्यू टू मेटल मेटल लिख सकते हैं आप यहाँ पे यहाँ पे ड्यू टू मेटल मेटल जो ट्रांजिशन होता है उसकी वजह से ये क्या होता है, ब्लू कलर में होता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, जैसे पोलराइजेशन की बात किया मैंने, तो पोलराइजेशन में देखिए क्या हो जाता है आपका, जैसे कि आपके पास AgBr हो गया या AgI हो गया, इसमें भी क्या होता है, ये कलर कंपाउंड होते हैं। AgBr और AgI आर कलर्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है, फजांस रूल में बेसिकली। तो ये जो पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे क्या आता है, कलर आता है, जिसको हम लोग कलर अगर लिखना चाहें तो इसके बारे में लिख सकते हैं, AgBr जो होता है पेल येलो होता है, और AgI जो होता है ये येलो होता है। तो ये सारे कलर की कहानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट है। कलर आपको डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि MnO4 माइनस का कलर क्या होता है, तो ये पिंक कलर का होता है, ये जो आएगा आपका ऑरेंज येलो होता है, ये जो होता है आपका ब्लू कलर का होता है, AgBr जो होता है आपका ये पेल येलो होता है, और ये जो होता है आपका येलो कलर का होता है। डन। हो गया। यस। अब देखिए एलॉय फॉर्मेशन की बात करेंगे। आपको ये भी पता है कि एलॉय का काफी ज्यादा फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग एलॉय फॉर्मेशन। अब ये एलॉय फॉर्मेशन होता है क्या है, जब मेटल या नॉन मेटल कंबाइन होकर बहुत सारे एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाते हैं, होमोजीनियस बेसिकली। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं होमोजीनियस मिक्सचर। एक मिनट सक्षम एंड अभिनव। होमोजीनियस मिक्सचर homogeneous mixture of two or more metals or non metals, उसे कहते हैं हम एलॉय फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, ड्यू टू ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, सिमिलर साइज ऑफ मेटल आयंस, ऑफ मेटल आयंस। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है आपका हाई high ionic charges and availability of d orbitals। आपको पता है ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के होंगे तो वहां पे चार्ज जो होगा ज्यादा, चार्ज डेंसिटी बढ़ते जाएगा। ठीक है, साइज सेम होगा, चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आयनिक चार्ज जो बेसिकली होगा वो इंक्रीज करेगा, और डी ऑर्बिटल में अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा होता है, तो इस वजह से एलॉय का फॉर्मेशन इजिली कर लेता है। एज फॉर एग्जाम्पल स्टील, स्टील में कौन कौन से होते हैं भाई, आयरन, कार्बन। ब्रास में देखेंगे हम लोग तो ब्रास में क्या हो जाएगा, कॉपर, जिंक। स्टेनलेस स्टील की बात करें हम लोग तो स्टेनलेस स्टील में देखेंगे हम लोग तो स्टेनलेस स्टील में अपने पास आ जाएगा आयरन, क्रोमियम, निकल, फ्यू ट्रेसेज ऑफ कार्बन भी होता है, फ्यू ट्रेसेज ऑफ कार्बन भी होता है। उसके बाद अपने पास ब्रोंज की बात करते हैं हम लोग तो ब्रोंज में देख लीजिए क्या क्या होता है, कॉपर एंड टिन होता है। और सोल्डर की बात करें हम लोग तो सोल्डर में क्या क्या आ जाता है, लेड और टिन आ जाता है। डन सर। अभी नो, एक सेकंड। ओके वेटिंग फॉर यू। डन। यस। अब देखिए एलॉय फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात आ जाती है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पे देख लेंगे क्या होगा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड में होता क्या है कि चूंकि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट कंपेरेबल साइज में होते हैं तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कंपाउंड जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन ही ले लीजिए, काफी छोटा होगा तो इसमें जाके ट्रैप्ड हो जाते हैं। इसी कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्मॉल साइज्ड एटम्स, बस हाइड्रोजन ही नहीं बहुत सारे हैं। ऑफ मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया,
ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे एटम्स जो होते हैं कैन इजीली ऑक्यूपाई positions of words present in the crystal, present in the crystal lattices, lattices of transition metals, यूजुअली नॉन मेटली करता है, यूजुअली चूंकि छोटे होते हैं, यूजुअली नॉन मेटालिक, नीदर टिपिकली आयनिक और कोवलेंट। एज फॉर एग्जाम्पल क्या क्या ये शो कर देता है, जैसे मान लीजिए TiC हो गया, टाइटेनियम में बहुत सारे कार्बन जो है वर्ड्स जाके एम्प्टी वर्ड्स जो है जाके रुक जाते हैं, उसमें जाके फंस जाते हैं, वो उसके वजह से जो होता है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना लेगा। एज फॉर एग्जांपल Mn जो है 4n, ठीक है, और ऐसे Fe3H या फिर TiH 1.7, फिर आपके VH 0.78, ये इस टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो इन्हें लिख लीजिएगा। पहला क्या था अभिनव क्या बोला आपने? फॉर एग्जांपल में फर्स्ट कंपाउंड को? TiC, 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 Mn4n, it's TiC। Done, sir. डन। Yes, sir. वेरी गुड। अभिनव आपका भी हो गया? यस चलिए, अब देखिए अपने पास यहाँ पे क्या आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ interstitial compounds। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की जब बात करते हैं तो पहला जो आ जाता है अपने पास हाई मेल्टिंग पॉइंट, हायर देन प्योर मेटल्स। दूसरा लिख लेंगे वेरी हार्ड। थर्ड, रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी। नेक्स्ट लिख सकते हैं केमिकली दे आर केमिकली इनर्ट, दे आर ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। Done, sir. डन, वेरी गुड। अभिनव?
अभिनव हो गया? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन लिखिए जरा। डायरेक्ट नीचे कैसे ऊपर से? कैलकुलेट magnetic moment of following: palladium Ag Cr plus 3 Mn plus 2 Cu plus. Please solve this. सर फर्स्ट का तो 0 हो गया। Yes, सक्षम। सर पैलेडियम का 0 होगा। प्लेडियम का 0 होगा, क्यों? सर उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 0 है, तो बेसिकली वेरी गुड आंसर। म्यू इक्वल्स टू, इसका आंसर आ जाएगा 0। सर एजी का √3। Ag का कितना आएगा? √3। √3। n कितना आया? सर 1। n इक्वल्स टू 1 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2। वेरी गुड। √3 विच इज इक्वल टू 1.73 bm। अभिनव आप आ रहा है? वेरी गुड। आपकी आवाज ना बहुत स्लो आ रही है अभिनव, तो प्लीज। 35। √35 क्रोमियम का? अच्छा नहीं, मैंने Mn प्लस 2 का निकाला। ओके सर फोर्थ का। ओके, फोर्थ का √35। सर Cr+3 का √15। √15 और 50? 15। ओके, दिस यस सर। क्रोमियम में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? सर 3 Cr+3 में। ओके ओके।
सर लास्ट में 0। लास्ट वाले का क्या कह रहे हैं आप? 0। 0 होगा लास्ट वाले का? सर गलत है। 3 होगा। हाँ, 0 तो नहीं होगा सक्षम। ये क्या सर होगा? उसकी आर्गन 4s03d9 आएगा। सर ठीक 10 है, इसका 9। 4s3d10 होता है ना, तो +2 दिया हूँ मैं, तो एक यहाँ से एक यहाँ से निकलेगा, तो ये बचेगा। अब 3d9 जब करेंगे हम लोग सक्षम, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक बचा, तो √3 बचेगा ना। यस सर समझ गए। चलो। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बेसिकली ये क्लास 11 में भी पढ़ा होगा। स्लाइड चेंज करूँ मैं? यस सर। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, ट्रेंड्स। फॉर m+3/m+2 स्टैंडर्ड 3D सीरीज के बारे में ही हमें ज़्यादा ध्यान देना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे अगर फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि यहाँ पे E0 जिसकी बात हो रही है वो +3 से +2 में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्टार्टिंग की बात करेंगे, मिडल की बात करेंगे, उसके बाद एंड की बात करेंगे। तो यहाँ पे EM+3/M+2 जो है, ये जो वैल्यूज है, ये शो करता है क्या? वैरिंग ट्रेंड। ट्रेंड वैरी करता है। अब देखिए ये कैसे ट्रेंड वैरी करता है बेसिकली। यहाँ पे लो वैल्यूज ऑफ स्कैंडियम शो करता है। लो वैल्यूज ऑफ स्कैंडियम, बेसिकली यहाँ क्या होता है कि ये जो स्कैंडियम होता है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। शो दैट स्कैंडियम इन +3 हैज़ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 21 होता है, 3 निकल जाएगा, तो 18 किसका होगा? आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया रहेगा, इस वजह से। नेक्स्ट आ जाता है हाईएस्ट वैल्यू फॉर Zn की बात होती है, तो हाईएस्ट वैल्यू इसलिए होता है क्योंकि ये भी पूरा फुलफिल्ड हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे ड्यू टू रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Zn+2, इस वजह से इसका हाईएस्ट वैल्यू लगता है। उसके बाद बात करेंगे हम हाई वैल्यूज ऑफ मैंगनीज जो होता है, बेसिकली ये भी शो करता है क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होता है। शो दैट Mn+2 जो होता है बेसिकली मोर स्टेबल, हाफ फिल्ड हो जाता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग देयर E0 वैल्यूज। मैं कुछ क्वेश्चंस और करा दूँ। डन। डन, वेरी गुड। चलिए मैं कुछ अब क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आप लोगों को।
सवाल ऐसे ही पूछेगा जो कि आप लोगों को ध्यान रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी ब्लॉक एलिमेंट, ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। तो हर तरीके के सवाल के लिए आप रेडी रहना आपको। जी डी एच एस ई एस एंड सी एस। सर डी। ये सीजियम है, सीजियम है ये सक्षम यस सर। फर्स्ट ग्रुप का होता है ना। सर बी बी। ये एच एस हो गई, ये तो फर्स्ट ग्रुप का हो गया, ये एस हो गया, और ये जी डी हो गया, ये एफ ब्लॉक साइड का होता है, तो ये एच एस ही हो गया है। कि याद रखना पड़ेगा आपको, डी ब्लॉक मैंने तीनों सीरीज का लिखवाया है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यस सर। चलिए मैंने तीनों सीरीज लिखवा दी, 3D 4D 5D। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए एक और सवाल है, एक मिनट रुक जाइए। जिरकोनियम एंड हैफनियम, बोर नहीं होइएगा, ये चैप्टर थोड़ा सा पूरा थ्योरेटिकल है, दोनों लोगों के लिए कह रहा हूँ। हैव ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई because of very good सर लेंथेनॉइड अभिनव, इंट्रैक्शन। यस lengthenoid contraction, वेरी गुड। अब ऑप्शन नहीं दूंगा आगे का। मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ, चलिए ऑप्शन नहीं दूंगा इनमें, आपको बताना है। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? सर एयू का सबसे ज्यादा होगा, फिर एजी का, फिर सीयू का। नहीं, सबसे ज्यादा किसका होगा, ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा तो कॉपर का होगा, उसके बाद एयू का होगा, उसके बाद एजी का होगा। कॉन्फ़िगरेशन करिएगा पता चलेगा। ये जो अभिनव आपने किया था एजी और एयू, ये गलत हो जाएगा। ये
वाला होता है सबसे ज्यादा कॉपर का, देन गोल्ड का, देन सिल्वर का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वीक में बेसिकली ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद PYQs वगैरह पूरा करेंगे हम लोग, और नेक्स्ट वीक ही क्लास एक्सटेंड करूंगा जो मैंने कल वाली क्लास पीछे कर दिया था। ठीक है, फिर हम लोग सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है सक्षम, यस और सर। अभी से लग जाइएगा आप लोग पेपर में, ठीक है, क्योंकि स्कूल भी ऑफ हो गया है, तो स्कूल तो ऑफ हो गया ना आप लोगों का, यस सर। तो एक प्लस पॉइंट है, घर पे रहना है, पढ़ते रहिए। ठीक है,